थ्री। हेलो, नमस्ते सभी को। एंड आज हम लोग आयराकॉन 21 के अंतर्गत पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड इस सेशन का फोकस रिसर्च पे रहेगा। हिंदी में कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है शोध। और आज हमारे साथ हैं अमिता मैम। अमिता मैम मेरे टीचर रह चुके हैं SGPGI पे। एंड रिसर्च क्या होता है मैंने सबसे ज्यादा शायद SGPGI में ही सीखा, उसका क्या महत्व होता है। एंड मैम काफी इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इस तरह का एक कल्चर सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं डालने में, इवन पेशेंट्स में। बहुत बार पेशेंट्स हमें हाँ नहीं कहते थे, मैम को हाँ कह देते थे। एंड प्रॉब्ली शी नोज, उन्हें पता है कैसे क्या जरूरी है। एंड वी ऑल्सो हैव अ वॉरियर विद अस, हमारे साथ मुदिता है, मुदिता श्रीवास्तव। शी इज फ्रॉम द नया नाम जो है प्रयागराज, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर जैसा है। इलाहाबाद। एंड इलाहाबाद, यस। एंड बहुत एक्टिव हैं वो भी। एंड काफी अच्छी बॉन्डिंग भी डेवलप हो गई है। तो आज के सेशन का जो फोकस है वो रिसर्च पर है। और मैं मुदिता से शुरुआत करना चाहूंगा। मुदिता, आपको क्या लगता है क्यों रिसर्च जरूरी है? रिसर्च तो बहुत जरूरी है। आज हम जहाँ हैं वो सब रिसर्च की बदौलत ही हैं। अगर इतना शोध नहीं होता, चाहे मेडिसिन का एरिया ले लीजिए या कोई भी एरिया ले लीजिए, तो हमारी लाइफ इतनी इम्प्रूव्ड और इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए हम्म। रिसर्च तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी जो पुराना है उससे नया लाने के लिए, कुछ अच्छा लाने के लिए, तो कुछ तो उसमें खोज करनी पड़ेगी। राइट, राइट। जस्ट लाइक जैसे हमारे फोन फोन के एग्जांपल्स हो गए, फोन हाँ, इतने अच्छे फोन हो ही गए हैं, लाइफ देखिए। कितनी अच्छी इजी हो गई है, नहीं? सच में। मतलब हमें याद है हमारे बचपन में वो डायल वाला फोन होता था, उंगली से घुमाते थे, है ना। फिर उसके हम्म। बाद पुश बटन आया, फिर उसके बाद पेजर आया, और आज मोबाइल है। मोबाइल में भी इतना एडवांसमेंट है कि हम वीडियो कॉलिंग करके किसी से भी कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। राइट। इसलिए रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज दवाइयों में भी, होपफुली एक हाँ, टैबलेट वो पे हर एरिया इंजेक्शंस, में है, बहुत लाइफ सारी के हर चीजें। एरिया में, राइट, लाइफ के राइट, हर एरिया में। राइट। घर में ही देखिए ना, पहले कुछ नहीं होता था, फिर कूलर आया, एसी आया, तो कोई भी मौसम हो आप आराम से रहते हैं। इसी राइट। तरह दवाइयाँ हैं हर हर हम्म, तरफ। हम्म, हम्म। अमिता मैम, आपको क्या लगता है जो पेशेंट्स रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प मिलती है रिसर्च में? हाँ करने से या वो पेपर साइन करने से उन्हें क्या फायदा मिलता है? रिसर्च करने से तो जैसे मुर्जा ने कहा कि फायदा ही फायदे हैं। सबसे पहले कि पेशेंट को डायरेक्टली कोई फायदा होता है कि नहीं होता है, वो यदि पेशेंट कोई ड्रग ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है तो उसको बेनिफिट उस ड्रग का मिलता है, सबसे पहले। दूसरा, मरीज को ये लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये तो एकदम डायरेक्ट फायदा है उसी मरीज को। और कुछ फायदे, ऑब्वियसली जो रिसर्च का फायदा आता है ज्यादा, वो बाद में फ्यूचर पेशेंट्स को मिलता है। प्लस जब हम कोई भी मरीज को अपने शोध में सम्मिलित करते हैं, तब उसको और बहुत फायदे हैं, क्योंकि उसको बिना लाइन के देखा जाता है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है डॉक्टर के साथ, उसको वेट नहीं करना पड़ता, उसको हम बीमारी के बारे में ज्यादा समझाते हैं, उसको दवाइयाँ भी कुछ लोगों को फ्री मिल जाती हैं, कुछ टेस्ट हो जाते हैं उनके। तो इसलिए मरीज भी बहुत खुश रहते हैं। कई मरीज तो बहुत खुश रहते हैं कि भाई हमको, और वो शोध खत्म होने के बाद भी वो कहते हैं नहीं मैम कुछ करते रहिए, हमको आप देखते रहिए और हमको ये सब मिलता ही रहे। और कई हम्म, जगह पे तो कॉम्पेंसेशन भी देते हैं कि आपको आने जाने के लिए खर्चा और ये वो। तो पर हमारे देश में वो नहीं देते हैं, क्योंकि उससे हमें हम्म, लगता है कि हम शायद मरीज सिर्फ पैसे के लिए शोध में भाग ले रहे हैं, तो हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम्म, मरीज हम्म, अपनी इच्छा से शोध में भाग लें और उससे कंट्रीब्यूट करें। और मोस्टली 95% पेशेंट हम ये सोचते हैं कि वो चाहते हैं कि हम भाग लें। सिर्फ 5% मरीज होते हैं जिनकी अपनी मजबूरियां होती हैं और या उनको समझ नहीं आया, वही भाग नहीं हम्म। लेते, सभी भाग लेना चाहते हैं। हाँ, ये तो मैम आपने एकदम सही कहा। और शायद प्रॉब्ली अगर हम उन्हें अच्छे से इसका महत्व समझाएं तो ज्यादातर लोग हाँ कर ही देते हैं। और एक जो बॉन्ड डेवलप हो जाता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो डायरेक्ट बेनिफिट बॉन्ड का है उसका तो कोई रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुदिता, आपने कभी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया, खुद से किया या आपको किसी ने अप्रोच किया? आपका क्या अनुभव था, उसके बारे में हमें बताएं। जी, जी। मैं एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक बार बीमार हुई, तो काफ़ी दिन तक फ़ीवर आता रहा। फिर मुझे ऑटो इम्यून डिज़ीज़ डिटेक्ट हुई, तो फिर मैं एसजीपीजीआई गई और फिर वहाँ पे मैं अमिता मैम से मिली।
तो पहले कुछ दिन फॉलोअप में मैं रेगुलर थी, जाती रहती थी। फिर मैम ने मुझे बताया कि वो लोग एक हमारी जो बीमारी है लूपस, उसके लिए शोध कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम आपको उसमें रजिस्टर कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी फ्यूचर फाइंडिंग के लिए एक सैंपल की तरह काम कर रही हूँ और कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए कर पाऊँ। वरना तो हमारे और एनिमल्स में क्या फर्क है ना? टू लिव एंड डाई ओनली, है ना, खाए पिए और राइट। चले गए दुनिया से। तो कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है कहीं पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं जरूर करूँ। तो मुझे जब मैम ने ऑफर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं बनना चाहती हूँ उसका पार्ट, क्योंकि मैंने भी मैम से डिस्कस किया, हमें अवेयरनेस भी करनी चाहिए डिजीज के लिए, सो दैट कि कोई भी सीरियस होने से पहले ही वो क्योर हो जाए, या फिर एक मेंटेनेंस डोज के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सके। इसलिए रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है हर किसी को पार्टिसिपेट करना ही, क्योंकि पर्सन टू पर्सन बहुत सारा डेटा मिलता है जिससे एक अच्छी फाइंडिंग आगे आ सकती है। एनिमल्स और ह्यूमन में थोड़ा फर्क तो है, वो बेचारे रिसर्च में करते हैं पार्टिसिपेट, पर उन्हें पता नहीं होता है। तो वो उनको नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि लाइक जैसे एज अ ह्यूमन अगर हम रोज उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और ऐसे हमने लाइफ स्पेंड कर दी, तो फिर क्या मतलब तो है? मतलब टोटली हाँ, एग्री। कोई मतलब नहीं है। बीइंग हाँ हाँ, ह्यूमन मतलब हमें कुछ तो करना चाहिए। राइट। तो इससे अब मुझे लगता है आपको, बिकॉज रिसर्च के बारे में पता चला, तो कभी बाहर कोई अपॉर्चुनिटीज भी मिली, या कभी आपने खुद से ढूंढा या गूगल किया और क्या रिसर्च हो रही है, या ऐसा कभी मौका मिला? नहीं, मैंने अभी मतलब इस अपनी डिजीज के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा, और लेकिन हम्म रिसर्च एरिया पे नहीं फोकस किया। जस्ट कि हाउ टू लिव बेटर, इस वाले पार्ट पे मैंने फोकस किया कि क्या खाएं, ओके। क्या जीवन शैली में बदलाव लाएं, जिससे कि हम कुछ अच्छा लाइफ जी सकें। राइट राइट, ओके। हाँ। अमिता मैम, जहाँ तक रिसर्च का सवाल है और पेशेंट्स के बारे में पूछें, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको अपने करियर में क्या लगा? मतलब व्हाट इज द चैलेंज एज फार एज पार्टिसिपेंट्स आर कंसर्न, अगर हम पेशेंट्स की बात करें जिन्हें रिसर्च के लिए हम बात करते हैं। सबसे अविनाश, इसमें मेन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है, मतलब वो हमारा तरीका और हमें थोड़ा ज्यादा समय लगाना पड़ता है। समझ लो। क्योंकि जब हम मरीज को ये बताते हैं कि अब आप सपोज आप कोई ड्रग ट्रायल कर रहे हैं, अब आप मरीज को बताएंगे कि हो सकता है कि आप इस पार्ट में हो या आप इस पार्ट में हो, आपको दवाई मिले या आपको एक डमी दवाई मिले। तो मरीज सोचता है कि भाई मैं क्यों उस डमी दवाई में जाऊं, और हर मरीज को ये लगता है कि भाई मुझे दवाई मिलनी चाहिए। तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं, आपको अपनी जो रेगुलर दवाई है वो मिलेगी, उसके ऊपर हम ये दवाई ट्राई कर रहे हैं, ये देखने के लिए इसका कुछ फायदा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं है इसका फायदा है कि नहीं। यदि आप उनको समझा दें कॉमन लाइफ एग्जाम्पल के साथ में, तो वो लोग समझ जाते हैं। और जो समझा हुआ मरीज यदि वो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है, तो वो ज्यादा चांस है कि वो पूरी स्टडी को कंप्लीट करेगा। यदि आप मरीज को बिना समझाए अपनी स्टडी में लेते हैं, तो फिर वो बीच में छोड़ देता है। दूसरा हम लोग का चैलेंज ऑब्वियसली होता है कि मरीज को बोलना कि भाई आपको बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि स्टडीज में क्या है कि आपको 1 महीने पे देखना है, 2 महीने पे देखना है, तो मरीज को कई बार आना पड़ता है। तो एक मरीज ने मुझे एक बार बोला कि डॉक्टर साहब, आप ये स्टडी के बारे में बोल रहे हैं, इसमें 1 साल में 20 बार आना है और मेरे पास 8 ही कैजुअल लीव हैं, तो मैं इस स्टडी में चाहता हूँ पर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ठीक है, उसकी अपनी उसने बताया हमको, तो हमको भी लगा कि हम लोग को ज्यादा बार नहीं बुलाना चाहिए मरीज को। तो उसके बाद हमने जो भी स्टडीज करी उसमें ऐसा रखा गया कि फोन पे बात कर ली जाए बीच में एक बार, तो मरीज को 4-5 बार ही आना पड़े, और बीच में तो हम लोग भी मरीज से सीखते हैं चैलेंजेस के बारे में कि क्या उनके चैलेंजेस हैं। और तीसरा, हर कोई ऑब्वियसली डरता है ब्लड सैंपल से, मैं भी डरती हूँ कि मुझे कोई बोले कि आप 15 बार सैंपल दीजिए, हम भी बोलेंगे अरे भाई क्यों देना है। तो पेशेंट को बताना पड़ता है कि देखिए आपके अंदर 5 लीटर ब्लड है, यदि हम उसमें से 10 ml भी ले लेंगे तो कोई बहुत ही माइनर पार्ट है उसका, और उससे आपके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब मरीज समझ जाते हैं, और हम कहते हैं कि जब आपके रूटीन टेस्ट होंगे हम उसी टाइम लेंगे, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा नीडल प्रिक नहीं लगेगी, तो फिर मरीज को समझ आता है कि ये उनके फायदे के लिए ही कर रहे हैं, और उनको हम सब चीज इस तरह कर रहे हैं कि उनकी सहूलियत के लिए करें, उनके जो उनको बेहतर लगे वैसे करें, तो फिर वो चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है। और तीसरा है कि भाई दवाई, अब कौन दवाई लेना चाहता है। अब आप उनको जब दवाई देते हैं, शुरू में तो हर मरीज लेता है, बाद में सोचता है कि अरे कम कर दिया जाए या कुछ कर, तो आपको बार बार फोन करके बताना पड़ता है कि नहीं आपके लिए जरूरी है, या व्हाट्सएप मैसेज भेजना होता है कि भाई आप कृपया अपनी दवाई लेते रहिए। तो ये एक और चैलेंज होता है कि कैसे कंटिन्यू करवाएं जो आप ड्रग ट्रायल कर रहे हैं। और चौथा है कि कई चीजें होती हैं जो हम नापते हैं,
भाई अब मरीज तो हर चीज नाप, हम लोग भी अपना आदत नहीं है नापने की, और कईयों के मापदंड इतने अजीब हैं जो हमारी साइंस में, कि जैसे हम पेन को बोलते हैं, अब कोई पेन क्वांटिफाई कैसे कर सकता है, मतलब इतनी मुश्किल चीज है पेन को मापदंड करना। तो हम बोलते हैं कि आप बताइए आपका पेन 0 से लेके 10 तक कितना है, वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखता है कि भैया ये क्या पूछ रहे हैं। तो फिर हम बताते हैं कि भैया 0 मतलब कोई दर्द नहीं, 10 मतलब कि एक्सीडेंट हो गया आपका, इतना करा रहे हैं उसको आप 10 समझ लीजिए, अब बताइए कि आपका दर्द पिछले हफ्ते में कितना रहा। तब भी उसको क्लियर कट समझ आने में काफी समय लगता है। तो ये एक मेजर चैलेंज हमारे देश में रहता है। तो विदेश में लोगों को आदत होती है ऐसी चीजें करने की स्कूल में ही, तो इसलिए वो लोग आराम से बता देते हैं। पर हमारे जगह पे ये एक और चैलेंज है हमारी बीमारी में, क्योंकि हमारी बीमारियों में पेन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है बहुत इसलिए। ज्यादा। बट वैसे कोई चैलेंज नहीं होता ज्यादा, आप यदि कंसिडरेट हैं, आप मरीज के साथ समय लगाते हैं, समझाते हैं, उनकी भाषा में बोलते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है मरीज की भाषा में बोलना। तो ये नहीं कि अभी वो हिंदी बोलता है आप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो भोजपुरी बोलता है आप उसके साथ हिंदी बोल रहे हैं, तो भाषा आना सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन। एकदम आई वुड एग्री 100%। एंड स्पेशली अच्छे से अगर समझाया जाए तो कई सारे जो चैलेंजेस हैं और डर हैं उनके मन के निकल जाते हैं, और फिर उन्हें भी अच्छा लगता है और वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा मुदिता, क्या आपको लगता है, मैम ने थोड़ा हाईलाइट किया, बट क्या आपको लगता है पेशेंट्स को डर लगता है रिसर्च या शोध शब्द सुन के कि पता नहीं क्या मांग रहे हैं? क्या आपको डर लगा था पहली बार जब आपने रिसर्च में पार्टिसिपेट किया? नहीं, मुझे तो नहीं डर लगा, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मैम तो कुछ अच्छी बात कर रही हैं, डेफिनेटली आगे कुछ अच्छा आउटकम होगा तो सभी को बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा इसका। लेकिन बहुत लोगों को लगता होगा डर, जैसे मैम बता रही कि जब वो बोलते हैं कि हम सैंपल लेंगे तो उनको लगता है अरे कि पता नहीं कितना मेरा खून निकाल लेंगे, है ना, पता नहीं क्या करेंगे, कौन सी दवाएं खिला देंगे हमें। तो बहुत लोग बहुत डरते हैं, वो आउट ऑफ द मतलब वे नहीं जाना चाहते हैं, जो एक लीक पे चल रहे हैं, जिस ट्रैक पे उस पे चलना उनको पसंद होता है, उसके लेफ्ट राइट वो नहीं जाना चाहते हैं। तो और डेफिनेटली खोज करने के लिए हमें थोड़ा आगे जाके बढ़ के चीजों थोड़ा को लेफ्ट और देखना राइट तो पड़ता लेना ही पड़ेगा। है। हाँ, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हाँ, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे अगर राइट सीधे राइट। चलते रहेंगे तो सही। अगर हमें भविष्य में अच्छी मेडिसिन चाहिए अपने पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो हमें तो उस शोध में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम्म। जिसका एग्जाम्पल जैसे अभी कोरोना में ही देखिए, अगर हमारे वहाँ पहले से वैक्सीन नहीं बन रही होती और वैक्सीन नहीं होती, तो अभी देखिए हम दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, हमारे वहाँ डेथ रेट बहुत कम है ना। तो हमारी राइट राइट। वैक्सीन ने कमाल दिखाया है। तो कुछ लोगों के ने वॉलेंटियर किया होगा शोध में, तभी तो ये यहाँ तक हम पहुंचे हैं। सही। इसलिए शोध में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल। डर तो किसी भी नई चीज के लिए हमेशा होता है इंसान के मन में, लेकिन हम्म। जैसे वो ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है। हाँ, मेरे दिमाग में भी एकदम यही आया अभी कि वो माउंटेन ड्यू का किसी का जो ऐड आता है। माउंटेन ड्यू, जी हाँ। जी जी जी। हाँ। तो डर तो के आगे इसलिए रिसर्च, डर डर के को आगे अगर अगर रिसर्च आप है। उस डर को, हाँ, हाँ, जी, अगर हम हाँ, पुश करके आगे निकलेंगे तो जरूर हम कुछ पाएंगे, और राइट हम पीछे ही राइट। रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, इसलिए बिल्कुल जरूरी है, रिसर्च और शोध बहुत जरूरी है, और हर डर एरिया भी के लाइफ के हर एरिया में जरूरी है। सही बात सही बात। और जैसा मैम ने बताया कि अगर हम उनसे बात करते हैं उनके डर, क्योंकि डर तो लगेगा ही, अगर उनको समझाते हैं तो ये डर भी धीरे धीरे निकल जाता है। राइट। निकल जाता तो है, हाँ। बिल्कुल। तो इस सेशन के एक इम्पोर्टेंट और आखिरी सवाल अमिता मैम से पूछना चाहूंगा कि लूपस लें या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज लें, तो रिसर्च से क्या फायदा मिला है पिछले अगर 10 20 या 50 साल की बात करें? क्योंकि अगर पेशेंट ये समझता है कि इसका क्या फायदा होने वाला है, चाहे आज नहीं तो 10 साल बाद या 20 साल बाद, तो शायद वो भी रिसर्च के महत्व को और समझेगा। तो मैम आप बता सकते हैं क्या फायदा हुआ है लास्ट 10 20 या 50 सालों में? मतलब मैंने ही अपनी जिंदगी में, मेरे को ही 40 साल हो गए हैं मेडिसिन में, मुझे शायद ज्यादा ही हो गए हैं, 45 साल हो गए जब मैंने मेडिसिन ज्वाइन किया। और उस टाइम जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट था और जो अब है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग की ओपीडी में व्हील चेयर्स होते थे, आजकल आपको व्हील चेयर देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत कम मरीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के व्हील चेयर पर आएंगे, और बहुत सारे मरीजों में तो आपको यही पता नहीं चलता है कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं। आपने सुना होगा एंटी टीएनएफ, अदर बायोलॉजिक्स या टैबलेट्स, मतलब वो पूरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो चेंज ही हो गया है, मतलब हमारी अपनी जिंदगी में वो चेंज हो। और लूपस में भी, मतलब लूपस में हम जो पहले करते थे, मतलब पहले लोग कहते थे कि इतनी सर्वाइवल भी कम था,
अब उसका सर्वाइवल इतना अच्छा हो गया है कि भाई जिंदगी के ऊपर असर लूपस का बहुत कम पड़ता है। अब अभी हम लूपस में थोड़ा पीछे हैं, और पर आशा करते हैं कि अगले 10-20 साल में ऐसी दवाएं आ जाएंगी। इस साल ही 2 नई दवाएं आई हैं लूपस में, इसमें से एक तो टैबलेट है जो कि बहुत जल्दी हमारे देश में मिलने लग जाएगी। तो शोध के कारण ही हम लोग जल्दी से कुछ नया ला पा रहे हैं, और इतनी क्रॉनिक बीमारियों में भी हम बेहतर कर रहे हैं। मतलब एक्यूट बीमारियां तो इन्फेक्शन में देखिए कितना फर्क हो गया। पहले जमाने में लोग निमोनिया से मर जाते थे, डायरिया से मर जाते थे। आजकल आपके पास इतनी अच्छी दवाएं हैं, यदि मरीज समय पर आ जाए तो बहुत अच्छा है। अभी हमारी मेन प्रॉब्लम्स है ओल्ड एज, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। वो तो ऑब्वियसली क्योंकि इतने शोध के कारण हमारी लाइफ स्पैन इतना बढ़ गया है कि अब हमारी दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पर ऑटो इम्यून डिजीज में क्योंकि ये यंग लोगों को प्रभावित करती है, सोसाइटी के ऊपर बहुत बर्डन पड़ता है, तो हमारे ऊपर ये दायित्व है कि हमें कुछ रिसर्च करके इनके लिए दवाएं लानी है, क्योंकि ये जनरली यंग लेडीज को प्रभावित करती है, पूरी फैमिली पे असर पड़ता है। तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत शोध हो रहा है, और अगले 20 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं इस बीमारियों के लिए। तो मुझे तो आशा है कि हम तो रिटायर हो जाएंगे, पर और लोग जो करेंगे शोध अच्छा से अच्छा, तो इस बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज होने वाला है, बहुत ही अच्छा। तो आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लाइक लूपस में देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, मतलब जो बच्चे के लिए पहले प्रेगनेंसी में देते नहीं थे, हम लोग बंद कर देते थे, जिस दिन प्रेगनेंसी हुआ बंद कर दिया और फ्लेयर हो जाता था। अब ये क्लियर दिखा दिया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एकदम सेफ है प्रेगनेंसी में। आप यदि कंटिन्यू करें तो नंबर ऑफ फ्लेयर्स कम होते हैं, बेबी में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होने का चांस काफी कम हो जाता है। तो ये सब शोध के कारण ही आया है, और उससे पेशेंट्स को कितना फायदा हुआ है। बिल्कुल, यस मैम। तो शोध से आप लोगों ने सुना कितने फायदे हैं, अपने डर को निकालें। और सिर्फ बल्कि मैं तो कई बार पेशेंट्स को ये भी कहता हूँ कि अगर आप ऊपर कुंडली में 80-90 साल लिखवा के आए हैं, तो हमारी कोशिश रहती है आप उतना जिए। पर वो कैसे संभव है? वो ऐसे ही संभव है कि रिसर्च की वजह से आज ही हम कह पा रहे हैं, शायद 20 साल पहले ये नहीं कह पाते। और सिर्फ यही नहीं, बहुत बार पेशेंट्स हमसे पूछेंगे कि मेरे बच्चों में बीमारी आएगी क्या, क्या चांसेस हैं? तो इस पहले हम इसका जवाब नहीं दे पाते थे ढंग से, अब हमें रिसर्च से पता है कि किसमें कितना % चांस है। तो अगर हम ये चीजें भी सोचें तो हमारे मन के डर भी दूर होते हैं रिसर्च से। और इससे मुझे ये भी लगता है कि हमें खुद को भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे कुछ ऐसे पेजेस बनाने चाहिए जिसमें रिसर्च का महत्व समझाया जा सके, लोग जाके पढ़ें और समझें कि क्या से क्या हो गया है, तो उससे खुद से वो आगे बढ़कर आएंगे। अभी तो ये होता है कि थोड़ा हमें पीछे भागना पड़ता है, फिर वो हमारे साथ हो जाते हैं और साथ कदम-कदम चलते हैं। बट खुद पेशेंट आए कि मुझे हाँ, ये बीमारी है, मेरे को रिसर्च में पार्टिसिपेट लेना है। हमें आई थिंक नेक्स्ट 5 इयर्स में शायद हमें ये धीरे-धीरे देखने को भी मिलने लगेगा। तो थैंक यू मुदिता एंड थैंक यू अमिता मैम फॉर एग्रीइंग एंड मोटिवेटिंग आवर पेशेंट्स। क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं वो बताने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।